हमें तुमसे प्यार कितना। यस। हाय, मैं लालजी प्रसाद। इस वीडियो में हम देखेंगे कम समय में सीटेट की तैयारी कैसे करें। बात यह है कि मैं दिसंबर 2024 में सीटेट की परीक्षा दिया था, तो उसमें मेरा 93% आया था। फर्स्ट टाइम दिया था, एक सप्ताह की तैयारी किया था लगभग लगभग, और अल्टरनेट करके किया था, और उसी में मेरा क्लियर हुआ था। तो उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स बनाया है, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कम समय में सीटेट की तैयारी कैसे आप कर सकते हैं। बात यह है कि मेरे जो साथी है, कई साथी ने पूछा है कि भाई, पूछ लिया अब तक कि भाई कैसे आपने तैयारी किया था, क्या करें हम। तो सबको बताते बताते मैंने सोचा कि यार, क्यों सबको बार बार बताना, एक वीडियो क्यों नहीं बना देते हैं कि सबकी हेल्प हो जाए, है ना। तो मैंने आज वो बहुत समय से सोचते सोचते ये आज ये मौका लग ही गया है, और ये मैं बना रहा हूँ वीडियो। देखिए, इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे विषय क्या होता है, इसमें मार्क्स कितने के होते हैं, और प्रश्न पत्र यानी जो बुकलेट मिलता है क्वेश्चन पेपर का, उसको देखेंगे वो होता कैसा है। हालांकि PDF के रूप में ही दिखा पाएंगे। इसमें देखेंगे, फिर आगे इसमें देखेंगे कि फॉर्म भरते समय लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या होता है, इसको कैसे कौन से लैंग्वेज चूज़ करें, इसके बारे में डीपली बात करेंगे। और नोट्स कैसे बने, सबसे ज़रूरी चीज़ है नोट्स, क्योंकि इसका जो है सिलेबस बहुत वास्ट है, बड़ा है, तो और कन्फ्यूजन करने वाला है कि कैसे क्या तैयारी करें कम समय में। भाई, कैसे तैयारी करें, इसके लिए तो ही बात करने वाले हैं इस पे। ठीक है, पहचान करना है कि आपको कि आपका सब्जेक्ट जो है कौन सा बेस्ड है। आप CTP अच्छा कर पा रहे हैं, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2, कौन हिंदी इंग्लिश क्या बेस्ड है आपका, ये पहचानना ज़रूरी है, क्यों है, इस पे बात करेंगे। प्रश्न पत्र हल करना ये सीखना है, सबसे ज़रूरी है कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि कैसे हम क्वेश्चन पेपर को हल करें, क्योंकि परीक्षा हॉल में बैठते वक्त सारा चीज़ डिस्टर्ब हो जाता है। OMR शीट जो मिलता है, उस पर कैसे हम कलर करें उसको, मतलब कलर का मतलब कैसे करें कि कम समय में सब कुछ सवाल को भी कवर कर ले और टाइम मैनेजमेंट सब कुछ हो जाए। ये सारी बातें इस पर करने वाले हैं। चलिए बारी बारी से बात करते हैं। थोड़ा मैं स्पीड बोलूँगा क्योंकि कम समय में वीडियो बन जाए, है ना। तो देखिए, सबसे पहले विषय के बारे में समझते हैं। आप भी जानते हैं CDP होता है। इसमें पेन ले लूँ मैं, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगा, मैं माउस से लिख रहा हूँ। विषय यानी CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है इसमें। लैंग्वेज 1 या तो हिंदी या इंग्लिश, लैंग्वेज 2 या तो हिंदी या इंग्लिश, और SST या तो मैथ साइंस। ठीक है, आर्ट्स वाला और आर्ट्स वालों के लिए, और जो साइंस स्ट्रीम्स हैं उनको लिए। यानी CDP 30 नंबर का सवाल बनता है, जिसमें 15 मेन मुख्य सब्जेक्ट उससे हो रहेगा, और उसी में 15 नंबर का पेडागोजी उसी से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड। और लैंग्वेज 1 अगर हिंदी चूज़ करते हैं या इंग्लिश चूज़ करते हैं तो 30 नंबर का रहेगा, मेन सब्जेक्ट से रहेगा, 15 पेडागोजी उसी से रिलेटेड। ठीक वही है, लैंग्वेज 2 में 30 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, आप इसमें अगर इंग्लिश चूज़ करते हैं तो इंग्लिश 30 नंबर का रहेगा, तो 15 इसमें, और आपका 15 पेडागोजी रहेगा। सेम चीज़ आप ये जानते भी हैं, बट इसमें ज़रूरी क्या है, मैं क्या बताने वाला हूँ ये देखिएगा। किस पे ज़्यादा फोकस करना है, सब्जेक्ट पे करें जिसमें 70 नंबर के सब्जेक्ट ही आएंगे, ये सबको ऐड करेंगे तो 70 का बनेगा। ठीक है, या फिर पेडागोजी जो 65 का बनेगा नंबर का, किस पे फोकस करें। देखिए, मैंने सबसे ज़्यादा फोकस क्या किया था, पेडागोजी पर। और हालांकि मेन सब्जेक्ट नहीं छोड़ा था, क्योंकि हमको पता है कि किस में कितना मिल रहा है, तो फोकस करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर अभी CDP तैयार करते हैं, CDP और पेडागोजी पर फोकस करते हैं, तो CDP का इसमें 15 नंबर ऐड करेंगे, 65 में टोटल हो जाएगा आपका 80 नंबर का ये। ठीक है, 80 नंबर के ये सवाल हो जाएंगे। 80 नंबर के जब कर लेंगे इतना, अगर आपका मजबूत हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो कम से कम मेन सब्जेक्ट से तो आप कुछ ला ही देंगे, तो आप पास हो जाएंगे किसी हाल में अच्छे नंबर से। जब मैंने तैयारी किया था उसमें 100, मतलब हालांकि 105 टारगेट लिया था, बट कॉन्फिडेंस में था कि 100 तो मेरा आ ही जाएगा, बट आया 93 आया था मेरा। ठीक है, और कैसे आया था उसके बारे में बात करते रहेंगे हम लोग। तो आप इस पे फोकस करेंगे। लेकिन पेडागोजी, आप कहेंगे सर पेडागोजी कैसे तैयार करें। सबसे रामबाण इसका है पेडागोजी तैयार करने के लिए आपका PYQ। ठीक है, आगे हम बात करते रहेंगे। यहाँ तक तो आप समझ गए विषय क्या है, कितने मार्क्स से आते हैं। पेडागोजी पर फोकस करेंगे तो आप, चूँकि ये कॉमन सेंस की बातें होती हैं, तो ये आसान हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं, ये मैंने स्क्रीनशॉट रखा है जो देख रहे हैं ना, ये कवर एम, ये एम सेट ABCD करके ऐसे सेट आता है। मेरा सेट कौन था, एम था। ठीक है, तो इसी को स्क्रीनशॉट यहाँ पर रख दिया है। अब देखते हैं जो पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर बुकलेट, उसमें क्रम कैसे रहता है सब्जेक्ट का।
क्यों? क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। क्यों इसलिए ज़रूरी है समझना, क्योंकि जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं, लाखों लड़के परीक्षा देते हैं और फेल हो जाते हैं लाखों। लाख ही मतलब 1-1.5 लाख आसपास 2 लाख के ही पास होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमको मुझे जहाँ तक लगता है कि वो कन्फ्यूज कर जाते होंगे कि परीक्षा में पेपर उनको देना क्या है, कौन देना है, मार्कशीट पे लिखना क्या है। तो इसके लिए ज़रूरी है समझना। देखिए, क्रम के अनुसार ही आता है। इसी क्रम में CDP आएगा आपका, ठीक है। पेपर ये 2 लिखने का मतलब है पेपर 2 की बात हम लोग कर रहे हैं। 1 से लेकर 30 नंबर तक के सवाल CDP के होते हैं। मैथ साइंस का ठीक उसके बाद मैथ साइंस का ही आता है। वो 31 से लेकर 60 मैथ का रहेगा और उसमें साइंस का 61 से लेकर 90, यानी टोटल 31 से लेकर 90 तक के सवाल साइंस वालों के लिए रहता है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं उसी में, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर बढ़ते हैं, तो तीसरे नंबर पर SST आता है आर्ट्स वालों के लिए। ये सीधा क्रम में 31 से लेकर 90 तक क्रम में ही रहता है। क्लियर? अब पार्ट 4 के नाम से आता है, यहाँ से लैंग्वेज चूज होते शुरू होता है। पार्ट 4 में 2 लैंग्वेज होता है, या तो एक हिंदी होती है या फिर इंग्लिश। अगर आप लैंग्वेज हिंदी चूज़ करते हैं, सॉरी यहाँ पे इंग्लिश दिया ना, तो इंग्लिश देता है, तो इंग्लिश चूज़ करते हैं तो वो आएगा 91 से लेकर 90 तक। या हिंदी चूज़ करते हैं तो वो भी 91 से लेकर 90 तक ही शुरू होगा उसमें। ऐसा नहीं होगा कि मतलब 120 से शुरू होगा फिर 121-22, नहीं, एक ही में वो समाहित रहता है। अरे भाई अभी मत आया करो, ये सब अभी रिकॉर्ड चल रहा है। तो देखो, अब इसके बाद पार्ट 4 में आते हैं। अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है 4 में, हालांकि इस पर आगे बात करते हैं, आगे रखा मैंने। पार्ट 4 में भी ठीक, अब हिंदी या इंग्लिश चूज़ किए तो वो 121 से लेकर 150 तक लास्ट खत्म हो जाता है। क्लियर? एम कवर खत्म। अब बात करते हैं लैंग्वेज 1। सबसे ज़रूरी चीज़ है मेरे भाई कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज़ करना आपके लिए क्या फ़ायदेमंद रहेगा, ये ज़रूरी है समझना। जैसे देखिए, मैंने बोला कि यहाँ पर देखा आपने कि पार्ट 4 जो है यहाँ पर इंग्लिश दिया है, फिर उसके पार्ट 4 में हिंदी दिया है। ये इसका मीनिंग हुआ कि अगर आप पार्ट 4 में इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आपको पार्ट 5 में हिंदी चूज़ करना होगा। अगर पार्ट 4 में लैंग्वेज हिंदी चूज़ करते हैं तो आपको इंग्लिश चूज़ करना होगा पार्ट 5 में जाकर। यानी यहाँ पर समझिए, लैंग्वेज 1 आपने हिंदी चूज़ किया तो लैंग्वेज 2 आपको इंग्लिश चूज़ करना ही पड़ेगा 5 में जाकर। अब बात करते हैं हम कौन सा चूज़ करें, लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ करें या इंग्लिश चूज़ करें, ये आप तय करेंगे। कैसे? मैंने हिंदी चूज़ किया हुआ था। क्यों? क्योंकि उसमें ना, जब आप पार्ट 4 में लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करिए हिंदी चूज़ करिए, उसमें क्या आता है उसमें एक गद्य आता है और उसमें एक आता है पद्य आता है, यानी प्रोज एंड पोएट्री दोनों आता है पार्ट 4 में। यानी लैंग्वेज 1 में इंग्लिश या हिंदी कोई चूज़ करिए, ये आएगा। मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मेरी कविता जो ठीक है तो मैं वहाँ से अर्थ निकाल के आंसर कर लेता। अगर यही इंग्लिश चूज़ करता लैंग्वेज 1 में तो क्यों चूज़ करता, तो इसमें जो कविता मिलती ना वो मैं नहीं कर पाता क्योंकि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने लैंग्वेज 1 हिंदी रखा था। अब ये तय करना है आपको क्या रखेंगे। अब बात करते हैं लैंग्वेज 2 की, यानी भाग 5 में। अगर उसमें आप हिंदी चूज़ करते हैं तो दोनों क्या मिलेगा, पैराग्राफ ही मिलेगा उसमें, 2 पैराग्राफ। या इंग्लिश चूज़ करते हैं लैंग्वेज 2 तो उसमें इंग्लिश में दोनों पैराग्राफ ही मिलेगा। तो मैंने लैंग्वेज 2 जो चूज़ किया था, क्या किया था, इंग्लिश किया था, तो 2 पैराग्राफ मिल गया, तो ईजी हो गया मेरे लिए हल करना। तो अब आप चूज़ करिए कि लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी रखना है, इंग्लिश रखना है, या फिर 2 में हिंदी या इंग्लिश रखना है, ये आप तय कर सकते हैं। और ये तय करने के बाद फॉर्म अप्लाई करते वक्त ये आपको याद रखना होगा कि मेरा लैंग्वेज हिंदी है या इंग्लिश है, लैंग्वेज 1 हिंदी है या इंग्लिश है, लैंग्वेज 2 हिंदी है या इंग्लिश है, क्योंकि यही जाके माइंड सेटअप से आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे और वहाँ यही क्रम में आपको हल भी करना है। पता चलेगा लैंग्वेज 1 हिंदी रखा है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश मार दिया, फेल कर गए आप, ऐसे ही खलास कर गए आप, ख़त्म, टाटा बाय हो जाइएगा। इस तरीके की गलती होती होगी ज़रूर, तभी बच्चे इतने फेल होते होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा ये डीप थिंक करके मैंने आपके लिए आसान कर दिया है। अब बात करते हैं नोट्स कैसे बनाए। सबसे ज़रूरी समय, भाई कम समय में नोट्स बनाना भी एक टफ बात है। और अगर आप बैच लिए हैं तो आप पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए आप लेकिन साथ साथ PYQs करना ज़रूरी है ताकि पता चलते रहे कि भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं बैच लेकर वो हो रहा है कि नहीं। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ, जिस मेथड से मैं तैयारी किया था या हमेशा करता हूँ, इसी मेथड से मैं पढ़ाई करता हूँ। चाहे मैं किया हो, मैंने चाहे UGC नेट की तैयारी कर रहा हूँ अभी उसमें, चाहे मैं आपका
एंट्रेंस जो दिया था बीएड का उसमें, या फिर बीएड की परीक्षा की तैयारी जो किया था मैंने, यही विधि से करता हूँ मैं हमेशा, ये मेरी आदत है, तो ये मेरे लिए आसान है। कैसे नोट्स बनाए? सबसे पहले ना आप पीवाईक्यूज एक बुक खरीदिए, उसमें पीवाईक्यूज पिछले सालों के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं ईयर बाय ईयर, उसको हल करिए। सीडीपी का, हिंदी का, इंग्लिश का, एसएसटी है तो एसएसटी, या साइंस का है तो साइंस का, हल करके आप अवलोकन करिए कि पूछे जा रहे हैं कैसे सवाल, किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब फिर उसके बाद आपको करना क्या है, तो मैं ये अभी मेनली सीडीपी की बात कर रहा हूँ। तो सीडीपी से क्या करिए, चूज़ करिए मनोवैज्ञानिक कौन कौन से बार बार पूछे जा रहे हैं, उनके सिद्धांत क्या क्या है, और फिर कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, चूज़ करना है, और इसका नोट्स कैसे बनाना है। आप इस सब को ना मार्क करने के बाद, जैसे देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये शायद आपको दिख रहा हो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जैसे मैंने ना ये पीवाईक्यू से मैंने ये पूरा एक लिस्ट बनाया था मनोवैज्ञानिकों का। ये देखिए 24-25 तारीख को रात्रि में घर पे ये मैंने अगस्त में ये तैयारी कर रहा था। तो जीन पियाजे, और यहीं पर लिख दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है, फिर वाइगोत्स्की, तो सबका यहीं पर वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया इन्होंने, कोहल वर्ग जो है नैतिक विकास की बात करते हैं, नोम चॉम्स्की भाषा विकास की बात करते हैं, एरिक्सन किसकी बात करते हैं, सामाजिक की बात करते हैं, तो स्किनर क्रिया प्रसूत सिद्धांत इन्होंने दिया। तो जो मनोवैज्ञानिक है और क्या सिद्धांत दिए हैं, ये मैंने एक लिस्ट बना लिया था। तो इस तरीके से आप लिस्ट बनाइएगा। ले काट दिया क्या? तो लिस्ट आप बनाने के बाद यूट्यूब पर जाइएगा, हिमांशु मैडम है, लेट्स लर्न के यूट्यूब चैनल है उनका नाम से, और निधि अरोरा है। ये अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो ये लोग ज़्यादातर इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं लोग। निधि अरोड़ा ये इंग्लिश का जो सीडीपी है वो तैयार करवाती हैं इंग्लिश लेकर, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। टीचर्स आडा पर ये पढ़ाती है निधि अरोड़ा। और सचिन सर है जो सीडीपी के लिए बेस्ट है। अगर आप मतलब आपको देख लेना, नाम बता दे रहा हूँ। धीरज सर है, गुरुजी वर्ल्ड इनका एक चैनल है, तो आप इनमें से देखना है कि कौन बेस्ट पढ़ा रहे हैं, और सबका तुलनात्मक अध्ययन करना है। मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया था किसका? सचिन सर का और धीरज सर का। सचिन सर थोड़ा मीडियम में है, धीरज सर बिल्कुल बेसिक साधारण बच्चों की भाषा वाले में समझाते हैं। तो मैंने इन्हीं को फॉलो किया था कि मतलब नोट्स बनाने के लिए। तो दोनों को कंपैरिजन करके क्या, अच्छा जैसे जीन पियाजे का बनाना है तो जीन पियाजे के बारे में सचिन सर क्या कह रहे हैं और धीरज सर क्या कह रहे हैं, तो दोनों को मिक्स करके मैंने अपना एक नोट्स बनाया था। ऐसा आप करके नोट्स बनाएंगे यूट्यूब पर जाकर, ठीक है। मतलब ये तय करना होगा कि बार बार सवाल पूछे क्यों किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर ये तय कर लीजिएगा, अरे बाबू अभी मत करे हलवाए, तो ठीक है। हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी और नोट, हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी लगभग एक ही जैसा होता है। मतलब आप हिमांशु मैडम या जिससे भी पढ़ रहे हैं तो सब मिक्स ही, पेडागोजी सेम ही रहता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको यूट्यूब पर जाकर तैयारी करना है, बट सवाल के साथ जाना है। यानी आगमन विधि बोलते हैं ना, आगमन का मतलब इंडिडक्टिव, मेरी इंग्लिश कमजोर है, इंडिडक्टिव है, तो इस मेथड का इस्तेमाल करके आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर, पहचाने कि आपका कौन सा विषय मजबूत है, यानी किस विषय में आप अच्छा कर पा रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? जब आप बार बार पीवाईक्यूज करेंगे। देखिए कैसे करना है पीवाईक्यूज। एक बुक कर लीजिएगा, उसमें बहुत सारे सालों के प्रश्न दिए गए हैं, अरे बाप दिए गए हैं। करना कैसे है? सबसे पहले सीडीपी का हल करिए। टाइमर 30 मिनट के न लगा के 25 मिनट का लगाइए, क्योंकि 1 मिनट के लिए एक सवाल रहते हैं। 25 मिनट का सवाल अगर टाइमर लगाइए, तुक्का मार के आप उसका हल करिए, जितना समझ में आता है उतना करिए, मार्क करिए कॉपी पर लेकर, 1-2 नंबरिंग कर लीजिए कॉपी पर, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ये तय करिए। देखिए कि आपको बार बार सीडीपी में अलग अलग ईयर्स में कितने नंबर आ रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं कितना आ रहा है, तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है। आगे देखते हैं, पीवाईक्यू करें और देखें कि किस में अच्छा कर पा रहे हैं, किस में कितना नंबर बार बार आ रहा है, कितना लगभग में आ रहा है। तुक्का से जो उत्तर देंगे उस प्रश्न को मार्क करेंगे। मैंने इसको ना तुक्का से दिया है। जिसका उत्तर गलत हुआ, क्यों हुआ, विश्लेषण करना है। कैसे करना है? उस तरीके का पीवाईक्यू उसका बुक करना है जिसमें पीछे हर साल के पीछे जो है ना प्रश्नों का विश्लेषण किया हो, मतलब एक्सप्लेन किया हुआ, बताया हुआ कि हाँ इसका क्यों आंसर होगा। और आवश्यकता अनुसार प्रश्न, जिस प्रश्न का आपने तुक्का मारा था, जो भी आप विश्लेषण किया, एट ए टाइम उसका एक नोट्स पेंसिल से वहीं पर बना दीजिए। प्रश्न के बीच ही बना दीजिए ताकि दोबारा खोलें तो आपको पता है कि अच्छा यहाँ पर ये चीज़ है।
और जो भी PYQs क्वेश्चन बुक खरीदेंगे ना, तो उसमें क्या होगा ना कि कुछ मिस प्रिंट या मिस टाइप आगे पीछे आंसर ABCD हो जाते हैं, तो वो भी एक्सप्लेनेशन में जाकर समझ सकते हैं। कई बार गलत भी दिया रहता है। क्यों ऐसा करना है, पहचानना क्यों है हमें भाई कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है। क्यों, जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो ये पहले से क्लियर होना चाहिए कि मेरे को कौन सा पेपर पहले देना है। अगर ये माइंडसेट क्लियर रहेगा आपका ना, बिल्कुल क्लियर रहेगा, तो आप परीक्षा में एट ए टाइम आप क्वेश्चन को पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप निश्चित रूप से पास होंगे ही होंगे। देखिए क्यों करना है, ये तय करना है कि किस विषय में अच्छे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्रम तय करके जाना है। जैसे मेरा था CDP मेरा बेस्ट था, नो डाउट, तो मैंने इसको पहले रखा था। फिर उसके बाद मेरा हिंदी बेस्ट था, इसको उसके बाद रखा कि मैं कहा कि मैं परीक्षा हॉल में सबसे पहले CDP का हल करूँगा, फिर उसके बाद हिंदी हल करूँगा, फिर इंग्लिश करूँगा, फिर SST करूँगा। बट मैंने चेंज कर दिया था। जैसे मैं परीक्षा हॉल में बैठा CDP करने के बाद मैं देखा कि हिंदी और इंग्लिश, पर मेरे दिमाग ने मेरे को आवाज़ दी, मतलब अंदर से आवाज़ है कि नहीं पहले इंग्लिश कर लो बेटा, तो मैंने इंग्लिश किया, फिर उसके बाद हिंदी किया। मैंने चेंज कर दिया एट ए टाइम, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस में था उस टाइम। तो ये चीज़ें, फिर SST, क्यों SST लास्ट में रखा, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट में बिल्कुल ज़ीरो है, इसमें कोई नहीं, लेकिन इसमें मेरा 33 आया था। कितना आया था, 33 आया था। कैसे आया था, तुक्का मार के आया था, एलिमिनेट करके आया था, कॉमन सेंस यूज़ करके आया था। इसमें CDP 20 नंबर का आता है, उस बेसिस पे आया था मेरा। और ये सब ना पता है, मेरा सबका पता था कि किसमें कितना नंबर आएगा, एग्जैक्टली एक आध दो नंबर उतना है। हिंदी में 25 तय तक आएगा, 25 ही आया है मेरा। CDP में 25 तय करके आना ही आना है, मेरा 22 आया, क्योंकि मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में गलत किया था। हिंदी में 15 तय करके गया था, 14 आया है। SST में मैं 30 से लेकर 33 तय करके गया था और मेरा 33 ही आया था। ठीक है, ये मैं देखो, इसीलिए तो मैं कॉन्फिडेंस में था कि मैं पास कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे को पहले ही पता था सब कुछ। आप कहेंगे ये ऐसे कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि मैंने ना लगभग 4-5 जो भी किया था ना PYQs, तो उसमें बार बार यही आ ही रहे थे। तो हमने कहा कि चलो तब तो यही होगा मेरा। यहाँ तक सारा क्लियर हुआ। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र को हल कैसे करना, सबसे ज़रूरी चीज़ होता है भाई। और OMR शीट पे कैसे भरेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, इसके बारे में बात करते हैं। अब आकर मेन पेपर पर, मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन पेपर मैं दिखाऊंगा आपको, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें यहाँ पर डिटेल्स भरना है आपको। ये आपको बुकलेट जो है खुद मिल जाएगा आपको घर पे लाने के लिए। थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, माफ़ करिएगा, बट मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका एक पेज आ गया, ठीक है। हम देख रहे हैं कि कैसे हल करना है, यही मेन इंपॉर्टेंट है। ये आप परीक्षा हॉल में सपोज आप बैठ गए हैं, ये आपका एक पेज आ गया। बुक ऐसे रहता है कॉपी की तरह, एक पेज ऐसे, मतलब एक पेज इधर एक पेज इधर, सामने खुल जाता है, ये इसी तरीके से होता है, खुलता है। तो देखिए ये फर्स्ट पेज खुल गया, 1 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल और 3 नंबर सवाल। जैसे इसमें 3 सवाल दिए हैं, और इधर भी ना आपका 1 मिनट यहाँ ले, और ये इसका समझिए कि इसका एक सटे हुए पेज है, तो उस पर भी मान लीजिए कि 2 सवाल है, 3 सवाल दिया हुआ है। तो करना क्या है, सबसे पहले पहला नंबर को आपने आंसर जब कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 1 नंबर का आंसर करते हैं। जैसे देखिए ये मेरा 1 नंबर प्रश्न है, तो मैंने क्या किया था कि देखा, अच्छा, एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा में छात्रों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए अपने उसके माता पिता के साथ नियमित संपर्क रहती है। यानी जो टीचर है वो क्या करती है, माता पिता के साथ संपर्क में रहते हैं कि बच्चों को और अधिक समझ पाए। तो ये बिल्कुल सही, अच्छी बात है। लेकिन समुदाय को यह निर्देशित करना कि बच्चों को कैसे क्या सीखना है, ये गलत है। ये समुदाय नहीं तय कर सकता है कि स्कूल में बच्चों को क्या मैडम पढ़ाएं और नहीं पढ़ाएं। ये करिकुलम तय करता है किसी एक उद्देश्य के साथ, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें मान लीजिए आंसर आपने 4 कर दिया, 4 आंसर किया, तो करना क्या है, सबसे पहले इसको टिक करना है कि मैंने 1 का आंसर कर दिया है, और एट ए टाइम यहाँ 4 लिखना है कि इसका आंसर 4 होगा। क्यों लिखना है, क्योंकि जब, और इसी तरीके से तीनों का कर लीजिए। मान लीजिए 2 का, इसका 2 हो गया, गलत अभी मैंने चेक नहीं किया, मान लीजिए इसका 3 हो रहा है, ये तीनों का मैंने मार्क कर लिया। अब दूसरे पेज पे ऐसे ही मार्क करेंगे, यानी 3, 2, 5, मान लीजिए दूसरे पेज पे मान लीजिए कि 2 ही सवाल है, तो 5 सवाल का हम एक बार में आंसर करेंगे और इसी तरीके से लिखेंगे, उसके ठीक सामने, ठीक नंबरिंग के सामने लिखेंगे। इसको भी मार्क करने कर दिया, ओके। करने के बाद अब सीधे डायरेक्ट OMR शीट पे जाएंगे। ये कभी गलती मत करिएगा कि मैं पहले सबका आंसर कर लूँ फिर OMR शीट पे जाऊँगा, नहीं, टाइम ही नहीं मिलेगा, फिर गलती हो जाएगा सब कुछ भरते भरते। ये ही काम करने हैं आपको, यानी 5 सवाल को एक पेज में जितने भी सवाल दिख रहा है आंसर करने के बाद OMR शीट पे जाके भरना ही भरना है एट ए टाइम। OMR शीट पे यहाँ पर भर लिए, यहाँ पर भरने के बाद फिर जाएंगे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, और नेक्स्ट पेज पर
यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर बदल के हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, चौथे पर आ जाएंगे, तीसरा या चौथे पे यहाँ पर, ठीक है। फिर ये क्रम आपको करना ही करना है, चलते जाना है, इसी क्रम में आपको पेपर हल करना है। जब ये करेंगे ना तो आपका आंसर के साथ साथ OMR शीट पर भी भरते जाएगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है इसके अकॉर्डिंग फिर टाइम भी सामने अगर घड़ी लगी है तो देखते रहना है कि आप किस सवाल पे हैं और कितना मिनट टाइम जा रहा है, क्योंकि एक मिनट के लिए एक सवाल के लिए 1 ही मिनट है। ये अपडेट आपको लेते रहना है ड्यूरिंग एग्जाम, एनी हाउ लेते रहना है। कहिएगा सर अगर घड़ी नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, उसमें जो भी इन्विजिलेटर है उनसे टाइम पूछते रहना, सर टाइम क्या हो रहा है, रिक्वेस्टली पूछ लेना है बीच में। ये करेंगे ना तो आपके दिमाग को भी फीड रहेगा, अच्छा ये टाइम इतना है और मेरा सवाल इतना है, ये टाइम इतना हो रहा है, ये सवाल है। स्पीड उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज करते रहेंगे। ये मैंने किया था इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सीटेट में कहता है कि आप अगर टाइम पकड़ लिए तो आप पास कर जाएंगे, नहीं पकड़े तो सवाल तो ऐसे छूट गए। ज़रूरी नहीं है कि सब सवाल आंसर अच्छा ही किए होंगे, तो इस कारण से टाइम को अपडेट रहते रहना है बीच बीच में। अब पेपर को हल कैसे करना है एक इसमें और बात करते हैं। जैसे पेपर को हल कैसे करना है, मैंने क्या था खिचड़ी पका दिया था, एक्स्ट्रा पेपर कहीं कुछ नहीं यूज़ करना है, आपको देता है इसमें नहीं यूज़ करना है। ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस देख रहे हैं ना, बहुत सारे स्पेस ना सवाल में बहुत सारे स्पेस मिलता है। चूँकि ये प्रिंटेड रहता है तो यहाँ पर स्पेस मिलता है, इसी में जो भी करना है हिसाब किताब इसी में करते रहिए, मैथ का हो कुछ भी हो इसी पर हल करिए, सवाल के ठीक सामने हल करिए। मैंने क्या किया था, जैसे मान लीजिए कि हमको ये पता है, नहीं नहीं ये नहीं होगा, जिस सवाल का आंसर नहीं पता तो मैं क्या करता था, नहीं ये नहीं होगा काट देता था, ये नहीं होगा काट देता, अच्छा इसमें डाउट हो रहा है ये हो सकता है, एट ए टाइम इसको यहाँ भी मार्क करता था, यहाँ मार्क किया और नंबर लिख दिया 4 नंबर, ऐसे करके मैं हल करता था। यानी खिचड़ी पका दिया, देखो अभी खिचड़ी पकाया ना, ठीक है जी, मैंने अपनी क्वेश्चन पेपर खिचड़ी पकाया था, तो आप ऐसा करोगे, ठीक है, समझ गए ये चीज़। और ये OMR शीट है, ये कुछ भी डाउट हो ज़रूर वहाँ इन्विजिलेटर होते हैं उनसे पूछना ही पूछना होता है आपको। उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे, कुछ कुछ चीज़ें छूट भी सकती हैं, बट ऐसे तैयारी करेंगे तो कुछ हो सकता है, जहाँ तक मैंने ये अपना अनुभव बताया आपको। और सॉरी वीडियो लंबा हो गया होगा तो ठीक है। और आप बताइएगा कमेंट करके कैसा है, आप क्या हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं। हाँ, कई दफ़ा एक चीज़ और, कई क्या होता है ना कि कई लोग मैं जो तरीका बताया है ना, PYQs पहले ये वाला कैसे नोट्स बनाए, PYQ पहले छाँटे की वर्ड्स और उसके अकॉर्डिंग जाके अपना थ्योरी क्रिएट करे, नोट्स बनाए, तो कई दफ़ा किसी को लगेगा यार नहीं ये मेरे से नहीं होगा, तो आपको जो उचित लगता है ना उसी तरीके से बनाना है। लेकिन हमेशा एक बात माइंड में रखिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही करना है, क्योंकि उसकी जो शब्दावली होती है ना उसको समझना ज़रूरी है। सवाल एक ही, जीन पियाजे के एक ही जो सिद्धांत है उससे एक्स्ट्रा कुछ सिद्धांत नहीं है, उसी सिद्धांत को बार बार घुमा के पूछता है, खाली शब्द बदल देगा। ये कैसे पता चलेगा भाई, जब आप PYQ करेंगे तब पता चलेगा। क्लियर, तो इतना करना है, मतलब भूल के भी PYQs नहीं छोड़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है आपको। और हल कैसे करना है, एक बार में बैठ के नहीं हल करना है। अभी जस्ट एक सीटिंग में आप CTP किए, एक सीटिंग में आप हिंदी का कर लिए, एक सीटिंग में इंग्लिश का कर लिए, एक सीटिंग में SST या फिर मैथ साइंस का कर लिए। एक लगातार करेंगे बोर हो जाएंगे, क्योंकि शुरू में पता चलेगा अगर आ गया 50 या 30 आया तुक्का मार के भी तो कहेंगे यार मेरे से नहीं होगा, यानी आप डिमोलाइज हो जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, डिमोटिवेट हो जाएंगे, है ना। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, यानी छोटे छोटे टुकड़े में बांट के उसको हल करना है, अलग अलग थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश कर करके, धीरे धीरे जुड़ने के लिए। जब आप जुड़ जाएंगे सवालों से, समझने लगेंगे कॉन्टेक्स्ट क्या है, समझने लगेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा, आप एक बैठक में सबका हल करिएगा। कैसे करना है, कॉपी पर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 150 तक कर लेना है, उसमें सबका ABCD ऐसे कर लेना है। एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर एक पहला सवाल का आंसर आपने मारा 3 मारा या A मारा या B मारा C मारा, वो गलत हो गया तो उसको काट करके जो आंसर सही है उसको भी वहीं लिखना है। A गलत है तो उसका आंसर C है तो वहाँ C लिख दीजिएगा, ऐसा करिएगा। ये क्यों कह रहा हूँ, ये इसका भी एक रीज़न है, ठीक है। तो चलिए, क्यों कह रहा हूँ कि रीज़न क्या है, रीज़न ये है ना कि जब दोबारा सवाल पे जाएंगे एनालाइज करें ना, तो आपको ना अब जो आपने हल किया है तो जो आंसर सही है तो वो डायरेक्ट, अच्छा इसका मैंने 3 मारा है और आंसर सही 4 है, तो वो कॉपी पे जो आपने मार्क किया है ना 4, तो इसे पकड़ा जाएगा कि 4 अब क्यों हुआ है, ऐसा बार बार आपको इसका क्वेश्चन पेपर का आंसर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपने जो आंसर हल किया है 1 2 3 में उसी को देख के आप पकड़ लीजिए। चलिए ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सॉरी कुछ अगर उटपटांग कुछ हो गया होगा तो, बट क्या ही कहें वीडियो तो बड़ा हो ही गया होगा मुझे पता है। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद जय भारत।